दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे कार्बन का रासायनिक बंध कैसा होता है, कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन से होते हैं, कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति का किस प्रकार से होता है, प्रमुख कार्बनिक यौगिक और इन कार्बनिक यौगिकों के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। दोस्तों पिछले अध्याय में हमने ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम कुछ रोचक यौगिकों और उनके गुणधर्मों के बारे में जानेंगे और एक तत्व यानी एक विशेष तत्व कार्बन का अध्ययन करेंगे और उसके प्रमुख यौगिकों तथा उन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या हैं, कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों हम अपने पास जब कोई वस्तुएं देखते हैं तो उसमें ये पता करते हैं कि कौन सी वस्तुएं कार्बन और उसके यौगिकों से बनी हैं। दोस्तों भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक आदि की अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। तो जान लीजिए भोजन, कपड़ा, दवा, पुस्तक अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। तो एक तरफ आप निर्जीव वस्तुओं को देखते हैं, इसके अलावा जो सभी सजीव संरचनाएं होती हैं वो भी कार्बन पर आधारित होती हैं। भूपर्पटी पर वायुमंडल में अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भूपर्पटी में जो खनिज पाए जाते हैं जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.2% कार्बन उपस्थित है और वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इसमें हम कार्बन के प्रमुख गुणधर्मों को अध्ययन करेंगे कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले आइए जानते हैं कार्बन में आबंधन या सहसंयोजी आबंध, ये इसके रासायनिक प्रक्रियागत गुणों का अध्ययन है। दोस्तों आयनिक यौगिकों के गुणधर्म का अध्ययन आपने पिछले अध्याय में किया था और ये देखा था कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके दोनों ही उच्च होते हैं और वह विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। हमने देखा कि आयनिक यौगिकों में आबंधन की प्रकृति इन गुणधर्मों की व्याख्या करती है। दोस्तों अधिकांश कार्बनिक यौगिक जो होते हैं अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं और इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक जो कि आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, उनके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों के आबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ पर देखिए कुछ तत्व हैं जैसे एसिटिक एसिड, इसमें कार्बन पर्याप्त मात्रा में है CH3COOH, इसका गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन होता है। उसी प्रकार क्लोरोफार्म जो है CHCl3 जो है इसका गलनांक 209 और क्वथनांक 334 केल्विन। एथेनॉल इसका गलनांक 156 और क्वथनांक 351 केल्विन तथा मेथेन CH4 जिसको कहा जाता है इसका गलनांक 90 और क्वथनांक 111 केल्विन होता है। दोस्तों जो रसायन विज्ञान है या इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर हमने ये देखा था कि संयोजन क्षमता और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इसकी निर्भरता पर निर्भर करती है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जब हम जानेंगे तो आप जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है,
6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। और कार्बन के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है वो कैसे होगा। देखिए, बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने के लिए यानी उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके या उनका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 और उसके बाद दूसरे में 4। तो इसका मतलब ये है कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। और यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या खोना हो तो ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कार्बन धनायन ऋणायन बन सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके कार्बन ऋणायन बन सकता है C के ऊपर 4-, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर यानी C4+ धनायन बनाता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं या संयोजकता करते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के होते हैं और इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अणुओं के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का अणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध कैसे बनता है। सबसे सामान्य परमाणु या अणु हाइड्रोजन का होता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और K कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का एक अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, जिसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदुओं अथवा क्रॉस का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजी एक आबंध बनाते हैं और इस आबंध को 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या समझते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या होगी? तो क्लोरीन द्विपरमाणुक अणु यानी Cl2 बनाती है और इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए यहाँ पर देखिए इसी प्रकार ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन जो हैं द्विआबंध बनाते हैं। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में जो आबंध होता है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजन क्षमता अष्टक प्राप्त करने के लिए जो होता है वो होगा 3। तो जैसे 2 और 5, तो ये 3 या तो छोड़ेगा या 3 जो है ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन, तब ये अस्थायी अणु में बदलेगा। तो होता ये है कि अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं और इससे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध का बनना कहा जाता है। N2 की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो है यहाँ पर देखिए, ये जो चित्र है 4.4 इसके अनुसार दिखाया गया है। आप जानते हैं अमोनिया। दोस्तों, अमोनिया का अणुसूत्र NH3 होता है। तो देखिए, मीथेन CH4 का परमाणु होता है। CH4 की संरचना यहाँ पर देखिए साइड में इस चित्र से दर्शाई गई है। देखिए, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतरा अणुक बल दुर्बल होता है। अंतरा अणुक बल अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है।
इसका परिणाम क्या होता है कि इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, आवेशित कण बनते हैं और सामान्यतः ऐसे मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होती है। दोस्तों आइए समझते हैं कार्बन के अपर रूप के बारे में। प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है और ये एक ही तल पर होता है, इसलिए छठकोणीय व्यूह मिलता है और इससे एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती। ग्रेफाइट की संरचना में 6 कोण वाले तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। दो विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जबकि उसके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। और दोस्तों हीरा जो है वो अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। यहाँ पर देखिए C60 बंकमिंस्टर फुलरेन की संरचना दिखाई गई है। दोस्तों ग्रेफाइट चिकना होता है, फिसलन होता है और ये एक अधातु है और आप जानते हैं कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदीय होते हैं। फुलरीन जो है कार्बन अपर रूप का एक वर्ग होता है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर फुलरेन द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलरीन नाम दिया गया था। आइए देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। विभिन्न तत्वों और यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बनिक यौगिक मीथेन की संरचना देखी और हम ये जानते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। बहुत स्वयं हम भी कार्बन की यौगिकों से बने हुए हैं और हाल में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है और ये गुणधर्म केवल कार्बन में ही क्यों मिलता है कि सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। पहला क्या है? पहला ये है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कि बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इस गुण को श्रृंखलन यानी कैटेनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वि अथवा त्रिआबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वो किसी अन्य तत्व में नहीं पाया जाता है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, इसलिए ये अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो कार्बन द्वारा अनेक प्रकार के यौगिक प्राप्त करने का एक कारण ये है कि कार्बन कार्बन के अणुओं द्वारा ही जुड़ते हैं। दूसरी चीज, कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक उच्च तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्वों पर निर्भर करते हैं।
अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से अस्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है और बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। आइए जानते हैं कार्बन यौगिकों के बारे में। दोस्तों, कार्बन में पाए जाने वाले दो विशिष्ट लक्षणों चतुः संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था और ये भी समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। लेकिन ये माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। 1828 में फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया, लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। आइए जानते हैं संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में। दोस्तों, मेथेन की संरचना आप जान चुके हैं। मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाला एक अन्य यौगिक एथेन है, जिसका फार्मूला C2H6 होता है। सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मेथेन और एथेन का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से प्रोपेन की संरचना चित्रित किया जा सकता है, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। कार्बन और हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है, जिसको एथीन कहा जाता है। और इस अणु को कैसे चित्रित करते हैं, यहाँ पर देखिए C2H6 जो है एथीन का है, उसको अन्य प्रकार के जो है एथीन की संरचना को यहाँ पर दर्शाया गया है। हाइड्रोजन और कार्बन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H2 है, जिसको एथाइन कहते हैं। एथाइन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं। इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध आवश्यक हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बन यौगिक कहा जाता है और ये संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो दोस्तों, जो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं वो संतृप्त कार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। आइए देखते हैं श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। तो कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिकों जैसे मेथेन, एथेन और प्रोपेन के बारे में देखा। कार्बन की परमाणुओं की इस प्रकार की श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं, जिनमें से 6 के नाम और संरचना जो है यहाँ पर दी गई है। देखिए CH4 जिसमें एक कार्बन परमाणु है, इसको मेथेन कहा जाता है। C2H6 एथेन है। C3H8 प्रोपेन है। ब्यूटेन जो है C4H10 होता है। पेंटेन का सूत्र C5H12 है और हेक्सेन C6H14 होता है। ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन को देखिए C4H10 जो है, यदि हम 4 कार्बन परमाणुओं से कार्बन कंकाल बनाएं तो हमें पता चलता है कि ये 2 विभिन्न कंकाल बन सकते हैं, या तो CCCC या C को 2 संभावित कंकाल बन सकते हैं। और शेष संयोजकता के स्थान पर हाइड्रोजन भरने से हमें 2 प्रकार के सूत्र प्राप्त होते हैं। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समायवन कहलाते हैं। सीधी और शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि हेक्सेन, इसका सूत्र C6H12 है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संपूर्ण अणु का निर्माण एक श्रृंखला में या वलय के रूप में होता है। दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करने के लिए सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं।
बेंजीन बेंजीन जो है C6H6 उसकी श्रृंखला यहाँ पर दर्शाई गई है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित जो श्रृंखला है उसके यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहे जाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। तो एक या अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं मुझसे दोस्ती करोगे। देखिए कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं और ये विषम परमाणु कुछ प्रकार्यात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। विषम परमाणु और वे प्रकार्यात्मक समूह जिसमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। कुछ यौगिक कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह देखिए यहाँ पर दिए गए हैं जो कि कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन, तो देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन इनको हैलो प्रकार के यौगिक कहा जाता है, हैलो क्लोरो या ब्रोमो एल्केन। इसके अलावा ऑक्सीजन से एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण होता है कार्बन परमाणुओं में ऑक्सीजन के जुड़ने से। जानते हैं समजातीय श्रेणी क्या होती है। कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी होती हैं यानी अनेक शाखाओं वाली होती हैं। इन कार्बन श्रृंखलाओं में हाइड्रोजन और अन्य परमाणुओं को किसी भी प्रकार्यात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुणधर्म तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3COCOH, इसके अलावा C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH के रासायनिक गुणधर्म में बहुत अधिक समानता होती है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन होता है उसको एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों इन युग्मों के आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है। कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। एल्कीन की समजातीय श्रेणी भी होती है और एथेन का सूत्र आप जानते हैं कि C2H6 होता है और अनेक प्रकार के ऐसे समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक और क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। आइए जानते हैं कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति किस प्रकार से होती है। किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होता है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्वलग्न, उपसर्ग, अनुलग्न अथवा प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया हो। देखिए किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे किया जा सकता है कि यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर 3 कार्बन वाले परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में पूर्वलग्न अथवा अनुलग्न के साथ यौगिक के नाम दर्शाए जाते हैं। इसके अलावा यदि प्रकार्यात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तो यदि प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न नाम AEIOU से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम में अंत में ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्नक लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह में प्रोपेन प्रोपेओन हो जाएगा। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला के नाम में दिए गए ANE को जब ENE या YNE से प्रतिस्थापित करते हैं तो द्विआबंध वाली 3 कार्बन की श्रृंखलाएं प्रोपीन कहलाती हैं।
हेलो एल्केन, एल्कोहल, इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल, एल्कीन और एल्काइन होते। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जानते हैं। दोस्तों, बहुत से कार्बनिक यौगिक जो हैं अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में दहन के बारे में पढ़ेंगे। अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। दहन पर अधिकांशतः कार्बनिक यौगिक भी प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। ये वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन आप पहले कर चुके हैं, जैसे C+O2 CO2 प्लस उष्मा और प्रकाश, CH4+O2 CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा और प्रकाश। इसके अलावा CH3 CH2OH प्लस O2, ये CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। इसके परिणामस्वरूप धातु की तस्तरी पर कज्जल आ जाएगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जली या काली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनमें से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि हम कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है और ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है, जिसके दहन के फलस्वरूप सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक का काम करते हैं। आइए देखते हैं क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इसको जानते हैं। कोयले अथवा लकड़ी की आग को आपने देखा होगा। लकड़ी या कोयला जब जलना आरंभ करता है तो एक मोमबत्ती या गैस स्टोव या एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यदि आप देखेंगे अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ही ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं और आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है और उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास करेंगे तो इसका रंग आप देखेंगे कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है, जो कि कार्बन होता है। मोमबत्ती के पीले रंग के ज्वाला का कारण क्या होगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण। दोस्तों, कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा या बायोमास से हुआ है, जो विभिन्न जैविकी और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न और अन्य पौधों के अवशेष होते हैं। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे और धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए और गाद से ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल और गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गए। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल और गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? तो इनका निर्माण जीवों के या सजीवों से हुआ है लाखों वर्षों के परिणाम स्वरूप, इस कारण इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण। ये कार्बन का प्रमुख गुण होता है। ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं जिसमें दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, जैसे CH3 CH2OH। जब इसको आप अम्ल में बदलते हैं कार्बोक्सिक अम्ल में CH3 COOH का निर्माण होता है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है और इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है।
क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, यानी ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक कहा जाता है। संकलन अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों, पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक या कैटलिस्ट वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पत तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पत तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जानना जरूरी है। और जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनिभिकृत होते हैं और अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है और इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं और साधारणतः उच्च सजाती एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के गुणधर्म क्या है? दोस्तों, एथेनॉल सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जाता है और ये सभी एल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त एथेनॉल जो है एक अच्छा विलायक होता है। इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि एल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। शुद्ध एथेनॉल या परिशुद्ध एल्कोहल को थोड़ी सी भी मात्रा जो है वो घातक सिद्ध हो सकती है और काफ़ी समय तक एल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एथेनॉल की अभिक्रियाएं। दोस्तों, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। एथेनॉल के अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है और इसके अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है और इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। आइए जानते हैं सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है और समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनीदापन, सामान्यतः अंतर्बोध का कम हो जाना और भाव शून्यता आती है। व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है और यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार अस्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा अस्कंदित होता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है और औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य न रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है और इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल। दोस्तों, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस मोलेसस
या सीरा बनाने के उपयोग में लिया जाता है, उसका किण्वन करके एल्कोहल या एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। एथेनॉल के बाद आइए देखते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है और ये कार्बोक्सिल अम्ल समूह से संबंधित होता है। एसिटिक अम्ल में 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है, इसलिए इसे अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए ठंडा जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिल अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आइए जानते हैं कि साबुन और अपमार्जक यानी सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए तेल की बूंद है और किस प्रकार मिशेल का निर्माण हो रहा है। आप जानते हैं कि जो तैली होता है तेल पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है और साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की छोर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इसमें पानी में इमल्सन बनता है और साबुन का मिशेल मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। मिसेल क्या होता है? दोस्तों, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विले एक सिरे को जलरागी कहते हैं और हाइड्रोकार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ या दूसरी छोर के अंदर जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है और ऐसा अणुओं का गुच्छा बनने के कारण होता है। और ये जो संरचना होता है मिसेल कहा जाता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है और जल और शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ जमा रह जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है और इसके लिए एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक, जिसको कि डिटर्जेंट कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। डिटर्जेंट लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं जो क्लोराइड अथवा ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का अवशेषित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू और कपड़े धोने के साबुन बनाने में किया जाता है। आइए जानते हैं कि इस अध्याय के अध्ययन से आपने क्या सीखा। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुःसंयोजकता और श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई प्रकार के यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या वलीय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला समान प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा होता है।
एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिल अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन और उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन और अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी और जल विरागी दोनों समूहों पर उपस्थिति पर आधारित है और इसकी मदद से तेलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकालता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी विज्ञान का चौथा अध्याय कार्बन और इसके यौगिक। ये अध्याय आपको कैसा लगा? कार्बन और यौगिक, इसमें हमने बहुत आसानी से कार्बन और इसके यौगिकों, अपर रूप और विभिन्न प्रकार के जो है इसकी संयोजकता से बने हुए यौगिकों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।